Hello friends, today's our topic is authority and responsibility. I have covered all these topics in my previous lecture. Our today's topic is authority and responsibility, and these are the remaining topics. So let's start with the authority and responsibility. Today we will going to learn about the theories on authority, the acceptance theories of authority, the types of authority, and the last one is responsibilities. So let's start with the authority. Monet and Riley describe authority as the supreme coordinating power that provide legitimacy to the organizational structure. ठीक है, मोने एंड रिले कहते हैं जो अथॉरिटी है वो क्या है, सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर है। मतलब सुप्रीम का मतलब परम सामंजस्य शक्ति है, ऐसी शक्ति जो सबके बीच में सामंजस्य बिठा के रखती है। एक लेजिटिमेसी मतलब एक वैध ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। यानी कि अथॉरिटी क्या है, एक सुप्रीम पावर है, कोऑर्डिनेटिंग पावर है जो किसी वैध ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन को वैधता यानी कि लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट पावर ऑफ द ऑफिस होल्डर। अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी इज लेजिटिमेट यानी कि विधि पूर्वक या फिर कानून पूर्वक दी गई शक्ति है किसी भी ऑफिस होल्डर के लिए। ठीक है, अब देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, लॉ, ट्रेडिशन एंड डेलीगेशन। ठीक है, अब लॉ कैसे प्रोवाइड करता है अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट, डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस एंड जुडिकल डिसीजंस। तो लॉ कैसे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में या फिर किसी वैध विधि के लिए, या फिर डेलीगेशन यानी कि डेलीगेशन लेजिस्लेशन का मतलब होता है जिसमें एक आपका प्राइम पर्सन है, ठीक है, वो अपने एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करता है, और उसको पावर प्रोवाइड करता है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो जैसे किसी कंपनी का सीईओ है, वो एक मैनेजर अपॉइंट करता है, ठीक है, उसने मैनेजर अपॉइंट किया और उस मैनेजर को सारी पावर दे दी कि वो आगे फर्दर काम करे, उसी को डेलीगेटेड रेजिलेशन कहते हैं, एंड जुडिकल डिसीजन। इन सब के थ्रू भी अथॉरिटी दी जाती है जिसको लॉ कहते हैं, बाय लॉ, अथॉरिटी गिवन बाय लॉ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एनचेंटमेंट, डेलीगेटेड लेजिग्नेशन एंड जुडिकल डिसीजन, इन सब की से अथॉरिटी दी जाती है जिसको अथॉरिटी गिवन बाय लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स, कोड्स एंड वर्क हैबिट्स। अब जो उस ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स हैं कि किस पोजीशन पे किसको कितनी पावर देनी चाहिए, कितनी अथॉरिटी देनी चाहिए, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट है किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइजेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर वहां का जो वर्किंग कल्चर है यानी कि वर्किंग हैबिट्स है, ये सब चीजें आ गई ट्रेडिशनल अथॉरिटी गिवन बाय ट्रेडिशन, मतलब जो चलता चला आ रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू नॉर्म्स, कोड्स एंड वर्क हैबिट, उसको आप अथॉरिटी गिवन बाय ट्रेडिशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या है, कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी बाय द लोअर हायर टू द लोअर लेवल्स। डेलीगेशन में डेडिकेट करते हैं हम, मतलब जो हायर लेवल है वो लोअर लेवल को
अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है, ठीक है, दे रहा है, इसको बोलते हैं डेलीगेशन, ठीक है। मतलब आपकी हायर पोजीशन पे पावर है, उस पावर को लोअर पोजीशन पे डिवाइड करना, इसको डेलीगेशन बोलते हैं। तो 3 तरीके से हम अथॉरिटी दे सकते हैं, अथॉरिटी बाय लॉ, अथॉरिटी बाय ट्रेडिशन, अथॉरिटी बाय डेलीगेशन। नेक्स्ट है according to Millett, administration needs sufficient authority in the following 4 areas to discharge their duty effectively। अब मिलेट के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट अथॉरिटी के लिए ये 4 एरियाज में अथॉरिटी होनी चाहिए जिससे वो अपनी ड्यूटीज इफेक्टिवली कर सके। अब वो 4 कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें अथॉरिटी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। फर्स्ट है आपका प्रोग्राम अथॉरिटी, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी, थर्ड है बजटरी अथॉरिटी और फोर्थ है आपका पर्सनल अथॉरिटी, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम अथॉरिटी क्या है, इसमें है टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द एक्टिविटीज, दैट इज प्रोग्राम अथॉरिटी। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए प्रोग्राम को, अपने ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस को डिसाइड करने की, ठीक है, क्योंकि वो टॉप मोस्ट पे है तो उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए वो क्या ऑब्जेक्टिव अपने सेट करता है और उसका क्या पर्पस है उन ऑब्जेक्टिव्स को करने के लिए। तो ये अथॉरिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटर के पास। सेकंड वन है टू क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर नीडेड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इफेक्टिवली। अब एडमिनिस्ट्रेटर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए टू क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, मतलब उसको कितने लोगों का स्ट्रक्चर बनाना है। मान लीजिए ये ए लेवल है, बी लेवल, फिर सी लेवल, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये भी अथॉरिटी किसके पास होती है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है। उसको कैसे क्रिएट करना है और कैसे ऑर्गेनाइज करना है स्ट्रक्चर को, ताकि जो प्रोग्राम है वो इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो पाए, यानी कि इफेक्टिवली चल पाए, ठीक है। तो ये भी अथॉरिटी हो गई किसकी, एडमिनिस्ट्रेटर की। और थर्ड अथॉरिटी क्या है, टू डिटरमाइन बजटरी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम गोल्स, यानी कि जो भी आपका प्रोग्राम गोल है या फिर प्रायोरिटीज है उनके लिए जो बजट रिक्वायर्ड है उसकी भी अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर के पास होनी चाहिए, ठीक है। उसने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, टीम क्रिएट कर दी। अब बजट भी कितना चाहिए ये भी एडमिनिस्ट्रेटर के पास इसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड क्या है, पर्सनल अथॉरिटी टू अपॉइंट, मोटिवेट, अप्रेज एंड डिसिप्लिन पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर के पास अपने जो भी अंडर में सबऑर्डिनेट्स हैं उनको अपॉइंट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको अप्रेज करना और उनका डिसिप्लिन मेंटेन करना भी ये अथॉरिटी किसकी हो गई, एडमिनिस्ट्रेटर की हो गई। तो एडमिनिस्ट्रेटर की कितनी अथॉरिटीज हो गई, 4 अथॉरिटीज हो गई, प्रोग्राम अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी, बजटरी अथॉरिटी और पर्सनल अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है following are 2 types of organization on the basis of distribution of authority। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी के बेसिस पे 2 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जो कि किसके बेसिस पे डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो फर्स्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है ब्यूरो टाइप होता है। इसमें क्या होता है, वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। जो ब्यूरो टाइप ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें सारी अथॉरिटी जो होती है वो एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में होती है, ठीक है। और सेकंड टाइप का कौन सा है आपका, बोर्ड एंड कमीशन टाइप, जहां पर वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स,
ठीक है। तो सेकंड टाइप में बोर्ड या कमीशंस में क्या होता है, जो आपकी अथॉरिटी है वो ग्रुप इंडिविजुअल के ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, वो एक सिंगल पर्सन नहीं होता है, वो एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो इस अथॉरिटी के बेस पे टू टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ब्यूरो टाइप एंड बोर्ड एंड कमीशन टाइप। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ अथॉरिटी। अब टू थ्योरीज हैं अथॉरिटी के लिए। द फर्स्ट वन इज पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी सपोर्टेड बाय क्लासिकल थिंकर्स। तो ये जो थ्योरी है उसमें जितने भी हमारे क्लासिकल थिंकर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी का। सेकेंड थ्योरी है हमारी एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी का सपोर्ट जो है वो बिहेवियरिस्ट करते हैं। और बिहेवियरिस्ट कौन से होते हैं, जो बिहेवियर पर, जो ह्यूमन बिहेवियर पर काम करते हैं उनको ही बिहेवियरिस्ट बोलते हैं। तो हमारी पहली फर्स्ट थ्योरी है पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। अब पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी क्या कहती है, इसकी कुछ राइटर्स ने इसकी डेफिनेशन दी है। तो फर्स्ट राइटर है मैक्स वेबर। ये क्या कहते हैं, अथॉरिटी इज द विलिंग एंड अनकंडीशनल compliance of people resting upon their beliefs, that is the legitimate for the superior to impose his will on them and illegitimate for them to refuse to obey। अब क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, अथॉरिटी क्या है, ये आपकी इच्छा मतलब विलिंग, इच्छा पे डिपेंड करती है, और अनकंडीशनल कॉम्प्लियंस होती है मतलब रूल होती है, ऑर्डर होती है। ठीक है, अनकंडीशनल होती है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप यही ऑर्डर दोगे या फिर ये रूल दोगे, ये रूल बनाओगे, या ये केवल आपकी इच्छा और अनकंडीशनल कॉम्प्लियंस ऑफ पीपल पे डिपेंड करती है। ठीक है, और इसमें क्या बिलीव, इसका जो बिलीव है वो क्या है, लेजिमेट फॉर द सुपीरियर टू इम्पोज हिज विल, मतलब सुपीरियर को अपनी विल मतलब इच्छा को इम्पोज करना वैध माना जाता है। ठीक है, सुपीरियर की जो भी इच्छा है उसको वो अपनी सबऑर्डिनेट पे इम्पोज कर सकता है, उसको वैध माना जाता है। और अगर सबऑर्डिनेट रिफ्यूज कर देता है उसे ओबे करने से तो उसे इनलेजिमेट माना जाता है, अवैध मान लिया जाता है। ठीक है, तो उसको अवैध माना जाता है। इसका मतलब ये बोल रहे हैं जो आपका सुपीरियर है उसकी इच्छा अपने वो सबऑर्डिनेट पे अपनी अनकंडीशनल कंप्लायंस, अपने रूल्स, अपने ऑर्डर्स, अपनी इच्छाओं को अपने जूनियर्स पे डाल सकता है, वो वैध माना जाएगा। ठीक है, उसको अथॉरिटी है इस बात की, लेकिन उसके जूनियर्स को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको डिसोबे करे या उसको मना कर दे। ठीक है, ये कहते हैं मैक्स वेबर। अब हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। इनके हिसाब से अथॉरिटी का मतलब है राइट टू गिव ऑर्डर्स, मतलब ऑर्डर देने का अधिकार है, और पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, और पावर है इस बात की कि वो एग्जैक्ट अपनी बात को मनवा सके, इसको ही अथॉरिटी बोलते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला है कि अथॉरिटी क्या है, पावर है अपनी बात मनवाने की, और पूरा हक है ऑर्डर देने का, इसी को ही अथॉरिटी बोलते हैं। ये तो हो गया पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। पोजिशनल का मतलब है कि अगर आप किसी पोजीशन पे हैं, किसी हायर पोजीशन पे हैं, तो वो थ्योरी क्या कहती है अथॉरिटी की, तो आपके पास दो तरीके की अथॉरिटी हो गई, एक तो अपनी बात मनवाने का, और वो कुछ भी हो सकती है, अनकंडीशनल कुछ भी हो सकती है, और सेकंड आपका पूरा हक बनता है और आपके पास पावर है अपनी बात मनवाने की। ये हो गई आपकी टू पोजिशनल थ्योरी गिवन बाय मैक्स वेबर एंड हेनरी फ्योल। अब जो नेक्स्ट है वो है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। अब इसका क्या कहना है, इसमें बर्नार्ड रिजेक्ट द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी मतलब जो पोजिशनल थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं, फॉर्मल थ्योरी भी बोलते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं, जो कि बेवर और फ्योल ने दी थी। अब इनके हिसाब से क्या है, ही एडवोकेट्स द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ
अथॉरिटी, ये एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी का फेवर करते हैं, ठीक है। द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी of superior's authority is the acceptance lended by the subordinate। अब ये बोलते हैं कि जो भी सुपीरियर के पास अथॉरिटी है उसकी वैधता लेजिटिमेसी कब है, जब उसका जूनियर जो है उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अब मान लीजिए सीनियर ने कुछ ऑर्डर दिया, जूनियर ने मानने से मना कर दिया, तो उसकी अथॉरिटी तो जीरो हो गई, मतलब उसमें उसकी बात में कोई पावर ही नहीं है। तो इनका मतलब यह है कि अगर एक्सेप्ट कर रहा है वो, तब सुपीरियर के पास अथॉरिटी को वैध माना जाएगा, लेजिटिमेसी माने मतलब वैध होगा वो, अदरवाइज वो वैध नहीं होगा। तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, मतलब एक्सेप्ट हो रही है तभी अथॉरिटी है आपके पास, अदरवाइज नहीं। A superior can exercise authority only when it is accepted by the subordinate। मतलब सीनियर की अथॉरिटी तभी मानी जाएगी जब जूनियर उसको एक्सेप्ट कर ले, मतलब मान ले, ठीक है। He defined authority as the character of communication या फिर order in a formal organization। ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का करेक्टर है अथॉरिटी, by virtue of which it is accepted by a contributor or member of organization as governing or determining what he does or is not to do so far as organization is concerned। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो ऑर्डर देने वाला है उसके अंदर इतनी वैल्यूज होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि उसको पता हो कि उसे क्या कहना है, व्हाट ही डज, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अच्छा है, क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने डिफाइन किया कि ये उसके पर्सनल वर्च्यूज पे डिपेंड करता है कि उसका अंदर इनर सेंस क्या बोलता है कि क्या सही और क्या सही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन पे, ये उसके अथॉरिटी के अंदर आता है। अब एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी में आगे बढ़ने नेक्स्ट है, अब बर्नार्ड फर्दर ऐड दैट acceptance of theory is facilitated with the zone of indifference। तो इन्होंने एक और थ्योरी दे दी, जोन ऑफ इंडिफरेंस, विच इज गिवन बाय बर्नार्ड। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ऑफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जोन ऑफ इंडिफरेंस की थ्योरी दे दी। अब ये थ्योरी क्या है, द ऑर्डर विल बी एक्सेप्टेड बाय द सबऑर्डिनेट सो लॉन्ग एज दे फॉल विद इन द जोन। अब उन्होंने कहा एक जोन फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, और उस जोन में जो चीजें आती हैं वो तो सबऑर्डिनेट उसके लिए एक्सेप्ट कर लेगा, उसको मान लेगा, लेकिन जो जोन के बाहर की चीजें हैं उनको रिजेक्ट कर देगा। हैंस द एग्जीक्यूटिव शुड इशू ओनली दोज ऑर्डर्स विच फॉल विद इन द जोन। इसका मतलब है जो एग्जीक्यूटिव है वो केवल वो ही ऑर्डर दे सकता है जो इस जोन में लाई करते हैं। इस जोन के बाहर अगर ऑर्डर देता है तो उसका सबऑर्डिनेट उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। यह है जोन ऑफ इनडिफरेंस। अब ये जोन ऑफ इनडिफरेंस कौन बनाएगा, जो ये एग्जीक्यूटिव है इसका भी जो हेड होगा वो उसको अथॉरिटी देगा, यानी कि उसका एक जोन ऑफ इनडिफरेंस बना के देगा कि आपके अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं, और जो उसके अंडर में आती है वही चीजें वो अपने सबऑर्डिनेट को करने को बोल सकता है। जो उसके अंडर में ही नहीं आता, जो उसके जोन में ही नहीं आता, उसको अगर ये बोलता है तो सबऑर्डिनेट रिजेक्ट कर देगा, मना कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्योरी ऑफ जोन ऑफ इनडिफरेंस। अब बर्नेट की तरह साइमन ने भी इस थ्योरी को माना। अब ये क्या कहते हैं, साइमन कहते हैं कि he defined authority as the power to make decision which guide the action of another।
इनके हिसाब से अथॉरिटी क्या है, ये पावर है टू मेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर है जो कि दूसरे के एक्शन को गाइड कर पाए, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट को गाइड कर पाए अपनी डिसीजन मेकिंग पावर से। ठीक है, फर्दर फॉलोइंग बर्नार्ड्स जोन ऑफ इनडिफरेंस ही प्रेजेंटेड जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे बर्नार्ड ने जोन ऑफ इनडिफरेंस दिया, वैसे ही इन्होंने जोन ऑफ एक्सेप्टेंस दिया। किसने? साइमन ने। ठीक है, किसने दिया ये? साइमन ने। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, साइमन सेड दैट व्हेन द सुपीरियर एक्सरसाइज अथॉरिटी बियॉन्ड हिज beyond this zone of acceptance the subordinate disobeys it। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज बताई जैसे जोन ऑफ इनडिफरेंस है। उन्होंने बोला कि जो एग्जीक्यूटिव है वो केवल जोन ऑफ इनडिफरेंस को ही में जो चीजें आती हैं उसी को ही दे सकता है। ठीक है, उन्हीं को ही अपने सबऑर्डिनेट को दे सकता है। और जबकि साइमन ने कहा जो जोन में लाई नहीं करता है, अगर ऐसे डिसीजन देता है तो सबऑर्डिनेट उसे डिसोबे कर देगा, मतलब मना कर देगा। तो एक तरीके से जोन ऑफ इनडिफरेंस और जोन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों ही एक है। ठीक है, जो इनडिफरेंस में आएगा वही एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज रिजेक्टेड होगा। ठीक है, तो बर्नार्ड और साइमन ने दो थ्योरीज दी जो कि सेम है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नाम से है। बर्नार्ड का है जोन ऑफ इनडिफरेंस एंड साइमन का है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मैक्स वेबर क्लासिफाइड अथॉरिटी इनटू 3 टाइप्स। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, कितने टाइप्स की होती है अथॉरिटी। तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी, सेकेंड इज करिश्मेटिक अथॉरिटी और लास्ट वन इज लीगल रेशनल अथॉरिटी। अब ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है? बेस्ड ऑन कस्टम्स यूजेस एंड प्रीसेंडेंस, मतलब जो कस्टम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो चले आ रहे हैं रीति रिवाज या फिर जो भी यूजेस हैं वहां पे जो काम चले आ रहे हैं होते जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशनल्स बन गए हैं। और प्रीसेंडेंस मतलब जो इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर है उससे पहले जो रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने क्या क्या ट्रेडिशनल सेट किए हैं उनके बेसिस पे अथॉरिटी दी जाती है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। मतलब जो सालों से चली आ रही है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए नेक्स्ट को भी हम वही अथॉरिटी देते हैं, तो उसे ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहते हैं। सेकंड है करिश्मेटिक अथॉरिटी बेस्ड ऑन एक्सेप्शनल पर्सनल ट्रेल्स ऑफ द रूलर। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति में अलग क्वालिटी है, एक्सेप्शनल क्वालिटी है, ठीक है, वो डिफरेंट है, दूसरों से अलग है, तो हम उसको अथॉरिटी देते हैं क्योंकि वो उसमें अलग क्वालिटीज हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो दूसरों से अलग है, जो उसको स्पेशल बनाती है, या फिर कह सकते हैं किसी फील्ड में कोई बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है, लेकिन उसका लेवल अभी वो जूनियर लेवल पे है, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज को बहुत परफेक्टली कर रहा है, अपने फील्ड में बिल्कुल मास्टर है, तो उस केस में हम उसे करिश्मेटिक अथॉरिटी दे देंगे। मतलब उसको पास पोजिशनल अथॉरिटी नहीं है लेकिन हमने उसे एक स्पेशल अथॉरिटी दे दी ताकि वो अपने फील्ड के लोगों को गाइड कर पाए या फिर उसके फील्ड के लोग उसे सुन पाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं करिश्मेटिक अथॉरिटी। और थर्ड है आपकी लीगल रेशनल अथॉरिटी। ये क्या अथॉरिटी है? जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिन जो एक लीगल बॉडी में काम कर रहे हैं, उनके पास जो लॉ उन्हें जो अथॉरिटी देता है, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो उन्हें अथॉरिटी मिलती है, उसे लीगल रेशनल अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस है, पुलिस के पास बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जो गवर्नमेंट ने उसे दी है, जो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है। तो ऐसी अथॉरिटी जो लीगल है, जो इसके रूल्स बने हुए हैं, जो लॉ के अकॉर्डिंग है, उसको बोलते हैं लीगल रेशनल अथॉरिटी। अब ये तो टाइप्स हो गए। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारे अमिताई ताजिनी ने दिए हैं। ही सेड दैट थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी। इनके हिसाब से
3 तरीके से आप अथॉरिटी को डिवाइड कर सकते हैं। अथॉरिटी के 3 टाइप्स हैं। अब कौन कौन से टाइप्स हैं? एक तो है कोएर्सिव अथॉरिटी। कोएर्सिव का मतलब होता है फोर्स यूज करके, यूजिंग फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव अथॉरिटी एंड लास्ट वन है यूटिलिटेरियन अथॉरिटी, ठीक है। तो कोएर्सिव अथॉरिटी क्या कहती है? बेस्ड ऑन द फियर ऑफ पनिशमेंट लाइक नेगेटिव रिवॉर्ड्स, फिजिकल थ्रेट एंड सो ऑन। अब ये अथॉरिटी कैसी है? आप किसी को नेगेटिव रिवॉर्ड्स दे दो, मतलब उसका फीडबैक गलत दे दो, ठीक है। फिजिकल थ्रेट, उसे धमकाओ, मारो, पीटो, इस तरीके से, मतलब फोर्सफुली जिससे कोई काम करवा रहे हो, तो वो हो गई आपकी कोएर्सिव अथॉरिटी, ठीक है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो जबरदस्ती अथॉरिटी दिखाए, क्योंकि उसके पास पावर है, वो किसी को धमका सकता है, डरा सकता है, तो उस केस में जो अथॉरिटी होती है उसे कोएर्सिव अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव अथॉरिटी। नॉर्मेटिव का मतलब होता है मानक, जो ऑलरेडी हमने आइडियल सेट कर रखे हैं, प्रिंसिपल सेट कर रखे हैं, उनके हिसाब से जो अथॉरिटी मिलती है। तो बेस्ड ऑन एलोकेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एलोकेशन और मैनिपुलेशन से जो सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उससे वो अथॉरिटी होती है। मान लीजिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेड बन जाऊं, अब मेरे डिपार्टमेंट में लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने सबको एक सिंबल सिंबल असाइन कर दिया कि यू आर सुपर मैनेजर, यू आर एक्सीलेंट मैनेजर, या यू आर एक्सीलेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये हो गए सिंबॉलिक रिवॉर्ड। ये कोई मतलब सिंबल असाइन कर दिया कि आप सुपर हो या फिर आप एक्सीलेंट हो, यू आर ऑसम, लाइक दिस। तो इस तरीके की जो मानक हम डिसाइड करते हैं, उसको नॉर्मेटिव अथॉरिटी के अंडर वो आते हैं। अब है यूटिलिटेरियन अथॉरिटी। यूटिलिटेरियन मतलब भौतिकवाद, मतलब कुछ मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ। जैसे हम रिवॉर्ड देते हैं, हम बोलते हैं अगर आप ये एक्स्ट्रा टाइम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट होगी, या आपको प्राइज मिलेगा, या एक्स्ट्रा मनी मिलेगा, मे बी यू विन अ कार और समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या होता है? ये अथॉरिटी कौन सी होती है? जिसमें हम सबऑर्डिनेट्स को उनकी डिजायर के अकॉर्डिंग कुछ मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड दें, ठीक है। ऐसा कुछ रिवॉर्ड दें जो वो चाहते हैं। अगर वो ओवर टाइम करें, या फिर एक्स्ट्रा काम करें, या फिर अपना काम बहुत परफेक्टली करें, तो हमारे ये जो अथॉरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग आप उनको मेटलिस्टिक रिवॉर्ड दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 तरीके के अथॉरिटीज जो कि हमारे अमिताई इतिजियोनी ने दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट 3 टाइप्स की अथॉरिटीज डिफाइन की गई हैं बेसिक लेवल पे। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन सी है? लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी क्या है? विच इज कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। लाइन अथॉरिटी का मतलब है जो टॉप मोस्ट लेवल होता है, जो टॉप मोस्ट लेवल होता है उसे लाइन अथॉरिटी बोलते हैं। तो उनका गोल क्या होता है? उनका गोल होता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब टोटल ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वही अचीव करना उन लाइन अथॉरिटी का काम होता है। टॉप मोस्ट लेवल का काम यही होता है, जो मेन गोल है। मान लीजिए किसी कॉलेज में जो टॉप मैनेजमेंट होगा, जो सीईओ होगा, उसका गोल क्या होगा? उसका गोल यही होगा कि जो भी पढ़ाई बच्चे यहाँ कर रहे हैं, या जो भी कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं, वो रेगुलरली चलते रहें विदाउट एनी इंटरप्शन, और जितने भी रिजल्ट आना, एग्जाम होना, एडमिशन होना, वो स्मूथली चलता रहे। तो ये जो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल है, वो किसका काम है? लाइन अथॉरिटी का। अब है स्टाफ अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी का क्या काम है? जो लाइन अथॉरिटी है उसने जो गोल असाइन किए हैं उसको अकम्प्लिश करना, उसको प्राप्त करना, ठीक है। इनका काम तो हो गया, गोल डिफाइन कर दिया इन्होंने। अब जो स्टाफ अथॉरिटी है उसका काम है लाइन जो अथॉरिटी है उसके द्वारा बनाए गए गोलों को अचीव करना,
ये हो गई स्टाफ अथॉरिटी। अब फंक्शनल अथॉरिटी क्या है? विच लाइज इन द जॉब टू बी परफॉर्म। अब ये हर जो स्टाफ होगा वो जो फंक्शन कर रहा होगा, जो भी उसकी जॉब होगी, जॉब टू बी परफॉर्म, वो हो गई हमारी फंक्शनल अथॉरिटी। तो ये तो हो गया टॉप मोस्ट, उसके नीचे आ गया स्टाफ अथॉरिटी, ये लाइन हो गया। और ये स्टाफ में जो भी इंडिविजुअल्स हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो जो फंक्शन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फंक्शनल अथॉरिटी। मतलब हर स्टाफ के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी तो होगी ना, तभी वो कुछ फंक्शन कर पा रहा है। अगर उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये तो टॉप मोस्ट अथॉरिटी हो गई, जिसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करना है, जिसका काम। ये स्टाफ का काम है, जो लाइन अथॉरिटी है, उसको गोलों को, उसके गोल्स जो बनाए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं, उनको अकम्प्लिश करना। और जो हमारा हर इंडिविजुअल काम कर रहा है, उसके पास जो अथॉरिटी है, उसको बोलेंगे हम फंक्शनल अथॉरिटी। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब अथॉरिटी था, अथॉरिटी के बारे में था। अब है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनोट्स एन obligation of an individual to carry out his duties। ठीक है। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, जो भी काम आप कर रहे हो उसके लिए वचनबद्ध होना। ठीक है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है वचनबद्ध होना। हर इंडिविजुअल जो भी काम कर रहा है, अपनी जो ड्यूटीज हैं उसकी, उसका जो काम है, उसके लिए वचनबद्ध होना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। जैसे मैं टीचर हूं तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है। तो ये मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को पास ऑन करूं। तो दिस इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो ये जो इसी बात के लिए मैं वचनबद्ध हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सारी नॉलेज पास ऑन करूंगी। तो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब राइटर हैं J.R. टेरी, ही सेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द obligation of a person to achieve the result mutually determined by mean of participation by their his superiors and himself। इनके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इनके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूचुअल डिटरमाइंड बाय मीन ऑफ पार्टिसिपेंट बाय हिज सुपीरियर एंड हिमसेल्फ। इनके हिसाब से जो भी काम उसके सुपीरियर ने और उसने डिसाइड किया है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल यानी कि वचनबद्ध है, वही एक पर्सन की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। जो भी उसके सुपीरियर थे और उसने जो भी काम डिसाइड किया है, उसको उसके लिए वचनबद्ध होना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन वर्ड्स ऑफ J.R. टेरी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। अब ये कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अकाउंटेबिलिटी से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अकाउंटेबिलिटी क्या है? ये है आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी मतलब अपने सीनियर को जो भी काम आपने कर लिया है, जो आपने काम कंप्लीट कर लिया है, उसको बताना है अकाउंटेबिलिटी। इन्फॉर्म करना कि आज जैसे मान लीजिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपने सीनियर को बताऊं कि आज मैंने लेक्चर ले लिया, इतना काम कंप्लीट कर लिया। तो ये तो अकाउंटेबिलिटी हो गई। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे डिफरेंस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो मेरी मॉरल ड्यूटी है, वो मुझे करना ही है, इसके लिए मुझे किसी को बताने की या कहने की जरूरत नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि मैंने उनके नॉलेज में डाल दिया कि इतना काम मैंने कर लिया है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये मेरी मॉरल ड्यूटी है, जो भी मुझे असाइन हुआ है उस काम को मैं करूं। ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। द फर्स्ट इज ऑपरेशनल सॉरी द फर्स्ट इज ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कैन बी डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट।
ठीक है, जो ऑपरेशंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम अपने सबऑर्डिनेट और जूनियर्स में डेलीगेट मतलब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए एक काम को करना है, कॉपीज चेक करनी है एग्जाम की बहुत सारी, मुझे टाइम नहीं है तो मैंने अपने 2 जूनियर्स अपॉइंट कर दिए कि आप सारी कॉपीज चेक कर लीजिए। तो ऑपरेशनल है ये, एक मुझे काम करना है जो मैंने अपने जूनियर्स में डिवाइड कर दिया, तो ये तो हो गई ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अब अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिसको हम किसी को असाइन नहीं कर सकते, वो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मान लीजिए मैंने जो कॉपी चेक करने को दी वो उन लोगों ने गलत कर दी, मिस्टेक्स कर दी उसमें, तो अब जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वो किसकी आई, वो आई मेरी, क्योंकि मैंने उन्हें काम असाइन करा था तो मुझे देखना चाहिए था कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो काम गलत हो जाता है तो ये अब मेरी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको उस बात को मानूं कि ये मेरी गलती है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल तो क्या हो गई, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट का मतलब है कि आपके अचीवमेंट और आपके फेलियर जो सिर्फ आप ही के हैं, आप किसी और को डेडिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्योल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंटररिलेटेड एंड कॉमन कॉमेंसुरेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक वो प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की याद है। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल था गोइंग थ्रू अ प्रॉपर चैनल, सेकंड था हमारा प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस क्या था, करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग आप अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो आपके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास अथॉरिटी है और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो ये बहुत डेंजरस है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी नहीं है तो ये मीनिंगलेस है। ये थी आपका प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो ये फ्योल ने दिया था। फ्योल क्या कहते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंटर रिलेटेड, आपस में कनेक्टेड हैं, एंड कॉमनसुरेटेड मतलब अनुरूप है एक दूसरे के। अथॉरिटी के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अथॉरिटी नहीं हो सकती। इन हिज वर्ड अथॉरिटी इज नॉट टू बी कन्विंस्ड ऑफ अपार्ट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसीव ऑफ अपार्ट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग नहीं हो सकती। अब मेरे पास अथॉरिटी है कुछ काम कराने की, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मैं उस काम को मॉनिटर करूं। ठीक है, जो काम मैंने अपने सबऑर्डिनेट में डिवाइड किया है। ठीक है, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रिजल्ट है, अथॉरिटी का रिजल्ट है। इट इज अ नेचुरल consequence and an essential counterpart wherever authority is exercised responsibility arises। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अथॉरिटी का रिजल्ट है। मेरे पास पावर है, इस बात का रिजल्ट क्या है कि मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूं। ठीक है, मतलब ये इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, या फिर इसका एक ऐसा पार्ट है, असेंशियल काउंटर पार्ट है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग नहीं कर सकते, ये इसका ही पार्ट है। ठीक है, अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अराइज। जैसे जैसे अथॉरिटी आप बढ़ाते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी कि दोनों ही पैरेलल है, जैसे आप अथॉरिटी बढ़ाओगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है उर्विक सैड to hold a group of to hold a group or individual accountable for activities of any count without assigning to them him or them the necessary authority to discharge that responsibility is
manifestly both unsatisfactory and inaccurate। अब ये कहते हैं किसी ग्रुप या फिर किसी इंडिविजुअल को आप कुछ काम असाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें अथॉरिटी नहीं देते किसी भी काम को करवाने की, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो उस केस में वो क्या होंगे, अनसेटिस्फाई होंगे और ये उनके साथ क्या होगा, अनइक्वालिटी होगी, गलत होगा उनके साथ। आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पर उन्हें काम करने की अथॉरिटी नहीं दी, ठीक है, तो ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट सेटिस्फाई रहे तो उस केस में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी देनी चाहिए। इट इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू स्मूथ वर्किंग दैट at all levels authority and responsibility should be coterminous and co-equal। ठीक है, ये कहते हैं कि स्मूथ वर्किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। स्मूथ वर्किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सारे लेवल पे जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक सीमा में होनी चाहिए, कोटरमिनियस होनी चाहिए और को इक्वल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। मतलब जितनी अथॉरिटी है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एट एवरी लेवल, ठीक है, हर लेवल पे जितनी अथॉरिटी है उसके इक्वल ही या फिर उसी के अनुरूप काउंटरमीनियस यानी कि अनुरूप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए एट एवरी लेवल। ये किसने कहा था, उर्विक ने कहा था, ठीक है। दैट इज व्हाट ही कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस, ठीक है। जैसे मैं कि बार बार बोल रही हूँ, जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल था हायरार्की का, वो सॉरी सेकंड प्रिंसिपल था हायरार्की का प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस यही था कि जितनी अथॉरिटी होनी चाहिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, या फिर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही अथॉरिटी होनी चाहिए। ये किसने दिया था, ये उर्बिक ने दिया था। अब in administrative process responsibility is of three kind, that is political, institutional and professional। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में तीन तरीके की होती है, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोफेशनल। अब ये क्या क्या है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हो पीपल्स के लिए, ठीक है, जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हो पीपल के लिए तो उस केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आप रिस्पॉन्सिबल होते हो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, उनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट है आपका प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, अब प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है जो भी इथिक्स या कोड्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होना, जो एक मॉरल ड्यूटी है हर इंसान की, यानी कि इसको इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। जो इथिकल कोड्स होते हैं उनको फॉलो करवाना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसको कहते हैं प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसका एक नाम और है इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये तो होगा हमारे 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं इसके एमसीक्यूज आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ कंबाइन करके दूंगी, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जब हम एमसीक्यू करेंगे तो इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।